नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर जियोमॉर्फोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी क्लास। पिछली क्लास में हमने पेरेंटल हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्शन एंड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम द्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो द्वैतवादी संकल्पना उसे माना गया है जहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति को दो तारों द्वारा मानी जाती है। अगर इसे हम बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत पहले हम देखेंगे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना या अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो चैम्बरलिन व मोल्टन द्वारा 1905 में इसका प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। अर्थात ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, सूर्य और दूसरा उसका साथी तारा। अन्य विशाल तारे का सूर्य के पास पहुंचने पर उसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होने के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलके अर्थात वही जो असंख्य कण अलग हुए थे वही कण आपस में मिलके पृथ्वी व अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने। तो इस प्रकार से चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो सौरमंडल का तथा पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा है वह किसी गैसीय निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हो रहा है तथा इसी ग्रहाणु परिकल्पना के द्वारा ही पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या भी करने का प्रयास किया गया है। तो आइए इसे हम इमेज के माध्यम से समझते हैं कि चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना किस प्रकार से बताई गई है। अगर हम चैम्बरलिन के ग्रहाणु सिद्धांत के अनुसार बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मांड में एक विशालकाय तारा तथा सूर्य व्याप्त था, ये सन, एंड इसका जो साथी तारा है विशालकाय तारा जो सन से भी बड़ा था। अतः इस विशालकाय तारे की जो आकर्षण शक्ति थी वह सन से ज़्यादा था। इस विशालकाय तारे की आकर्षण शक्ति जो थी वह सूर्य से ज़्यादा थी क्योंकि इसका आकार सूर्य की तुलना में अत्यंत ज़्यादा था। अब इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होने के कारण सूर्य से बहुत सारे धूल कण या हम कह सकते हैं ग्रहाणु टूट टूट के अलग हो गए जो इसकी तरफ खींच गए। यही टूटकर अलग हुए ग्रहाणु के संदर्भ में चैम्बरलिन ने अपने सिद्धांत का जो नाम दिया वह ग्रहाणु की परिकल्पना कहा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट में यही जो टूटकर कण अलग हुए थे विशालकाय तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा जो कण टूटकर अलग हुए थे, इन्हीं कणों के आपस में मिलने के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ और इस प्रकार से चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना संपन्न हुई। अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो आलोचना में यह कहा जा सकता है कि विशालकाय तारे का सूर्य के पास पहुंचने से इतना ज़्यादा पदार्थ सूर्य से नहीं खींचा जा सकता कि ग्रहों का निर्माण हो जाए, वो भी 8 ग्रहों का निर्माण। और इसके अलावा यह परिकल्पना यह स्पष्ट नहीं करती है कि सूर्य से निकले धूल एंड गैस के कण आपस में टकराकर कैसे एक बड़े ठोस पिंड में जमा होकर ग्रह बन गए। और इसके अलावा अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो ये कह सकते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह ही कैसे बने और कुछ ग्रहों के उपग्रह क्यों नहीं हैं, जो यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं समझा पाया। अब हम द्वैतवादी
सिद्धांत की तरफ दूसरे नंबर पे आगे बढ़े तो जेम्स जीन्स व जेफरीज ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की है इस पृथ्वी की उत्पत्ति को सिद्धांत के समझाने के लिए, तथा इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इसका जो ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन है वह 1919 में ब्रिटेन के सर जेम्स जीन्स द्वारा तथा बाद में हैराल्ड जेफरीज द्वारा संशोधन किया गया 1929 में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जेम्स एंड जीन्स ने 1919 में इसको प्रस्तुत किया था तथा बाद में हैराल्ड जेफरीज ने इसका संशोधन किया 1929 में। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के पास एक साथी तारा गुजरा जो सूर्य की तुलना में आकार में बड़ा था। सूर्य के निकट से निकलने पर सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट्स के रूप में सूर्य से खींच गया, जबकि साथी तारा आगे चला गया। बाद में फिलामेंट्स टूटकर अलग हो गया और ठंडा हुआ। ठंडा होने से संकुचन बल पैदा हुआ तथा वह सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने से दबाव अत्यधिक ज़्यादा हुआ जिसके कारण वह टूटने लगा। इन्हीं टूटे कणों से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब अगर हम इस सिद्धांत को इमेज के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे समझते हैं। प्रथम अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो इसके अनुसार ये हमारा सन है और ये इसका साथी तारा। तो जेम्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सूर्य के पास से एक साथी तारा गुजरा और ये सन से आकार में बड़ा होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा, आकार ज़्यादा तो आकर्षण शक्ति ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसके पास से गुजरते ही सन से एक फिलामेंट्स खींचकर अलग हो गया। ये टूटकर पूरी तरह अलग नहीं हुआ था, सिर्फ फिलामेंट्स के रूप में खींच गया था। और अब अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो ये हमारा सन और ये साथी तारा जो आगे गुजर चुका है, इसे हम यहाँ पे बना लें। आगे निकला साथी तारा। बाद में ये जो सन इससे खींचकर अलग हुआ था, ये जो फिलामेंट्स इससे खींचकर अलग हुआ था, ये ठंडा होने लगा क्योंकि ये सन से थोड़ा इसकी दूरी ज़्यादा हो गई। इस साइड देखें तो ये थोड़ा ठंडा होने लगा और कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उसमें दबाव ज़्यादा, ठंडी होती है तो संकुचन होता है, संकुचन ज़्यादा होगा तो उसमें दबाव ज़्यादा होगा और दबाव ज़्यादा होगा तो वह चीज़ टूटने लगेगी, टूटना प्रारंभ। और इस प्रकार से अगर हम तीसरा स्टेप देखें तो ये हमारा सन और ये आगे निकला साथी तारा जो गुजर गया है और इसके अलावा ये फिलामेंट्स इससे टूटकर अलग हो गया एंड इसी फिलामेंट्स से समय के साथ अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार से जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना को पूर्ण माना गया, लेकिन इसकी भी एक आलोचना की गई है। ये जो जेम्स एंड जीन्स की जो ये ज्वारीय परिकल्पना थी, ये यह नहीं समझा सकी कि ये ग्रह जो हैं ये क्रमबद्ध रूप से आगे पीछे तथा आगे छोटे ग्रह, बीच में बड़े ग्रह, फिर लास्ट में फिर छोटे ग्रह, इस तरह से कैसे क्रमबद्ध रूप से सेट हुए हैं, ये परिकल्पना नहीं समझा सकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जेम्स एंड जीन्स थे, इन्होंने सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी नहीं बता पाए। जीन्स ने यह नहीं बताया कि घुसपैठिया तारा जो बाहर से आया था वह कहाँ से आया और कहाँ पे चला गया। और इसके अलावा जीन्स यह नहीं समझा पाए
कि सूर्य से निकले पदार्थ कैसे और किस क्रियाविधि से संघनित होकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। ग्रहों के कोणीय आवेग की अधिकता क्यों है, यह भी जेम्स द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो है पूर्णतया सही साबित नहीं हो सका। तो यह साबित नहीं। इसी क्रम में आगे विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकाल में सूर्य के पास दो तारे थे, एक साथी तारा तथा दूसरा विशालकाय तारा। साथी तारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा था, जो सूर्य के अत्यंत समीप था, तथा विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किंतु परिक्रमण की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। इसे हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा सन है और ये जो इसका साथी तारा था यह सूर्य के दिशा में परिभ्रमण कर रहा था, और इसके अलावा जो विशालकाय तारा था वह इस सूर्य के साथी तारा के विपरीत दिशा में परिभ्रमण कर रहा था। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि साथी तारा और विशालकाय तारे के बीच की दूरी 56 लाख किलोमीटर थी। इसके और इसके बीच की जो दूरी है ये 56 लाख किलोमीटर थी। साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साथी तारा है और इसके अलावा जो इसका विशालकाय तारा विपरीत दिशा में गति कर रहा है और साथी तारा इस दिशा में गति कर रहा है, और इस प्रकार से इससे निर्मित हुए ये जो से ग्रहाणु या हम कह सकते हैं छोटे कण इससे अलग हो रहे हैं। इन्हीं कणों के अलग होने से बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आगे अगर हम उसी क्रम में आगे बढ़ें या द्वैतारक सिद्धांत के तीसरे सिद्धांत को देखें तो ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूर परिकल्पना मानी जाती है, और इसके अलावा इसका प्रतिपादन ऑटो स्मिड ने जो किया था वह 1943 में किया था, और ऑटो स्मिड एक रूसी वैज्ञानिक थे। इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में धूल कण व गैसों का फैलाव था। जब धूल कण एंड गैसों का फैलाव था, जब ये धूल कण एंड गैस ठंडा होना शुरू हुए तो ठंडा होकर वो आपस में चिपकने लगे, और ये इस तरीके से आपस में चिपकते हुए भ्रूण का निर्माण करते हैं, और निर्मित हुए भ्रूण के चारों ओर बहुत सारे धूल कण और गैस कण चिपक गए। ये इस तरीके से जो बीच में भ्रूण निर्मित हुआ था, इसके बाहर जो ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारे धूल कण एंड गैस के कण बिखरे हुए थे वो इसी में चिपक गए, और शेष धूल कण जो है ग्रहों के चारों ओर घूमने लगे। घूमने से उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ऑटो स्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना संपन्न हुई। और अगर हम अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत या हम द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत 5th नंबर संकल्पना देखें तो इसके अनुसार अभिनव तारा परिकल्पना को शामिल किया गया है। अभिनव तारा परिकल्पना का प्रतिपादन जो है 1939 में फ्रेड होयल व लिटल द्वारा की गई थी। इन्होंने अपनी इस परिकल्पना के बारे में नेचर ऑफ यूनिवर्स बुक्स में एक्सप्लेन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारे से नहीं बल्कि 3 तारे से हुई है। तो इस तरीके से हमने द्वैतवादी सिद्धांत तथा अद्वैतवादी सिद्धांत को आपको अच्छे से समझाया है। इसमें पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सबसे आधुनिक एक मान्य सिद्धांत है, जिसे अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, जिसे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत किया जाता है। इसे 1929 में जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।